हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर का पेपर, और ये पेपर 2013 वाला है। तो इस पेपर को आज मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा जो 2023 में पेपर हुआ था उसे मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। लेवल 2 का SST और हिंदी वाला पेपर भी मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ जो 2023 में हुए हैं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी वीडियो के लिंक दे दिए हैं। इसके अलावा क्लास 6, 7th, 8th, 9th की जो राजस्थान बोर्ड की SST की बुक्स चलती हैं, इन बुक्स को मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ और अभी मैं क्लास 10th की बुक पढ़ा रही हूँ। और ये जो बुक है ये आपके लिए बहुत काम आने वाली है, तो इसीलिए इन बुक्स को मैं पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग ये वीडियो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पर आप सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पेपर 2013 वाला है, ध्यान रखिएगा 2013 में जो पेपर हुआ था, लेवल 1 का ये पेपर है। पहला प्रश्न दिया गया है, वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? पहला विकल्प है ML कुमावत, दूसरा है AK घोष, तीसरा विकल्प है हबीब गोराड़ और चौथा है देवेंद्र सिंह। अब ये पेपर 2013 वाला है तो उसी समय के पूछे गए थे, तब इसमें आपका C विकल्प सही था, हबीब गोराड़, क्योंकि ये उस समय राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। ये पेपर तो पुराना है, तो पुराने पेपर के अनुसार मैंने उत्तर बता दिया है। वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू हैं, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य जाना जाता है। पहला विकल्प है काला हिरन, दूसरा है खरगोश, तीसरा है चिंकारा और चौथा है बाघ। यानी किसके लिए जाना जाता है ये पूछा गया है। तो ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के चुरू जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना है, और ये काले हिरन के लिए जाना जाता है। ए विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, काला हिरन। और आपको साथ में ये भी याद रखना है, ये जो अभ्यारण्य है ताल छापर, इसमें एक विशेष प्रकार की घास उगाई जाती है और इस घास को स्थानीय रूप से मोठिया कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में रियासतें थीं। पहला विकल्प है 18, दूसरा विकल्प है 20, तीसरा है पहला विकल्प है 18, दूसरा है 19, तीसरा है 20 और चौथा है 21। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 19 रियासतें थीं। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, 19। और ये सभी कुछ मैंने आपको उन्हीं किताबों में पढ़ाया भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइबेरियन क्रेन कौन से स्थान पर प्रवास के लिए आते हैं? पहला विकल्प है रणथंभौर, दूसरा है केवला देव उद्यान, तीसरा है सरिस्का और चौथा है सीता माता। तो साइबेरियन क्रेन केवला देव उद्यान में प्रवास के लिए आते हैं। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है राज्य विधानमंडल से तात्पर्य है। पहला विकल्प है राज्य विधानसभा, दूसरा है राज्य विधान परिषद, तीसरा है राज्य विधानसभा तथा विधान परिषद और चौथा है राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद। तो राज्य विधानमंडल से तात्पर्य पूछा गया है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कौन से चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की? पहला विकल्प है फायान, दूसरा विकल्प है वेनसांग, तीसरा है सिक्यांग और चौथा है एंगली। तो पूछा गया है कौन से चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी? तो वेनसांग ने की थी। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है रावण हत्था है। पहला विकल्प है
लोक नाट्य, दूसरा है लोक कला, तीसरा है लोक वाद्य यंत्र और चौथा है लोक गीत। तो रावण हत्था एक लोक वाद्य यंत्र है। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, लोक वाद्य यंत्र। यह एक तार वाला एक वाद्य यंत्र है। यह नारियल के खोल, बांस, स्टील, घोड़े के बाल, लकड़ी और चर्म पत्र से बना है। यह लोक वाद्य राजस्थान और गुजरात जैसे राज्य के विभिन्न भागों में पाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पांचना बांध कौन से जिले में स्थित है? पहला विकल्प है अलवर में, दूसरा है करौली में, तीसरा है भरतपुर में और चौथा है दौसा में। तो पांचना बांध राजस्थान के करौली में स्थित है। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, करौली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख्यात से क्या आशय है? पहला विकल्प है राजस्व व्यवस्था, दूसरा है किसी व्यक्ति को दी गई उपाधि, तीसरा है किसी राज्य के राजवंश का वर्णन और चौथा है कृषि योग्य भूमि। तो ख्यात से आशय पूछा गया है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, किसी राज्य के राजवंश का वर्णन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है ए बी और चौथा है ओ नेगेटिव। तो सार्वभौमिक दाता पूछा गया है, ओ नेगेटिव होता है। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किसे गॉड कण के रूप में जाना जाता है? पहला है मेसन, दूसरा है हिग्स बोसोन, तीसरा है प्रोटॉन और चौथा है क्वार्ट्ज। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, हिग्स बोसोन। इसे गॉड पार्टिकल यानी कि गॉड कण के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाटू श्याम मंदिर किस जिले में स्थित है? पहला विकल्प है सीकर, दूसरा है पाली, तीसरा है सिरोही और चौथा है सवाई माधोपुर। तो खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। ए विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, सीकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, रसिक प्रिया नामक ग्रंथ किस शासक द्वारा लिखा गया? पहला विकल्प है राणा प्रताप, दूसरा विकल्प है राणा कुंभा, तीसरा है राणा सांगा और चौथा है राणा लाखा। अब प्रश्न में सीधा पूछा गया है कि रसिक प्रिया नामक ग्रंथ किस शासक द्वारा लिखा गया। तो जो रसिक प्रिया रचना है ये आचार्य केशव दास द्वारा लिखी गई है, लेकिन जो राणा कुंभा थे इन्होंने जो जयदेव हैं इनके द्वारा लिखी गई गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक एक टीका लिखी है। तो ये प्रश्न उसी की ओर संकेत कर रहा है। तो इसमें आपका बी विकल्प सही है, राणा कुंभा। याद रखिएगा, जो जयदेव द्वारा गीत गोविंद की रचना की गई है उसी रचना की ये जो रसिक प्रिया है राणा कुंभा द्वारा एक टीका है। तो ये भी याद रखिएगा, और ये मेवाड़ी भाषा में लिखी गई है, ये भी याद रखिएगा। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, राणा कुंभा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? पहला विकल्प है 1 मई, दूसरा विकल्प है 2 मई, तीसरा है 3 मई और चौथा है 4 मई। तो विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पहला विकल्प है 5 वर्ष, दूसरा है 6 वर्ष, तीसरा है 4 वर्ष और चौथा है 3 वर्ष। तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। इसकी प्रथम बैठक की तिथि से, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? पहला विकल्प है राय सिंह, दूसरा है सवाई सिंह, तीसरा है कर्ण सिंह और चौथा विकल्प है चैन सिंह। तो जूनागढ़ का जो दुर्ग है ये बीकानेर में स्थित है और इसका निर्माण करवाया था राय सिंह ने। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा, राय सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लिखा है ब्रिक का नया नाम ब्रिक्स हो गया, कौन सा देश अभी हाल ही में इसमें शामिल हुआ। ध्यान रखिएगा, पुराना पेपर है तभी इसी तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, 2013 वाला पेपर है। पहला विकल्प है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा है दक्षिण कोरिया, तीसरा है सूडान और चौथा है सोमालिया। तो ब्रिक जो है, इसमें जब दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया तो ये ब्रिक्स हो गया। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिला देवी मंदिर इनमें से किस किले में स्थित है। पहला विकल्प है विजयगढ़, दूसरा है आमेर, तीसरा है सोनारगढ़ और चौथा है वसंतगढ़। तो शिला देवी मंदिर जो है आमेर किले में स्थित है। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, आमेर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्विन ई रोथ एवं लियार्ड एस सोपले को किस क्षेत्र में वर्ष 2012 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। पहला विकल्प है चिकित्सा, दूसरा विकल्प है अर्थशास्त्र, तीसरा है शांति और चौथा है भौतिकी। तो एल्विन ई रोथ और लियार्ड एस सोपले को 2012 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड का विलय हुआ। पहला विकल्प है आईसीआईसीआई बैंक, दूसरा है आईडीबीआई बैंक, तीसरा है एचडीएफसी बैंक और चौथा है सिडबी बैंक। तो दी बैंक ऑफ राजस्थान का विलय हुआ आईसीआईसीआई बैंक में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलाबो राजस्थान के किस नृत्य से जुड़ी हुई है। पहला विकल्प है घूमर, दूसरा विकल्प है कालबेलिया, तीसरा विकल्प है भावाई और चौथा विकल्प है कच्ची घोड़ी। तो गुलाबो राजस्थान के कालबेलिया नृत्य से जुड़ी हुई है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो कालबेलिया नृत्य है ये सपेरों का नृत्य है, तो ये भी आपको याद रखना है। और कालबेलिया नृत्य विशेष रूप से कालबेलिया नामक राजस्थानी जनजाति द्वारा किया जाता है और इस नृत्य की लोकप्रियता विश्व भर में इतनी अधिक है कि राजस्थान का कालबेलिया नृत्य और गीत वर्ष 2010 से यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल है। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो गुलाबो हैं, गुलाबो बाई, इनका संबंध कालबेलिया नृत्य से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। पहला विकल्प है पाली, दूसरा विकल्प है उदयपुर, तीसरा विकल्प है बारा और चौथा विकल्प है भरतपुर। तो नौटंकी जो है भरतपुर का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, भरतपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा चिश्ती किसके समय राजस्थान आए। पहला विकल्प है विग्रह राज चतुर्थ के समय, दूसरा है अर्नो राज के समय, तीसरा है गोविंद राज के समय और चौथा है पृथ्वीराज तृतीय के समय। तो ख्वाजा चिश्ती पृथ्वीराज तृतीय के समय में राजस्थान आए थे। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक लिखी। पहला विकल्प है आशुतोष मिश्रा, दूसरा विकल्प है खुशवंत सिंह, तीसरा विकल्प है जगमोहन और चौथा विकल्प है उमर अब्दुल्ला। तो ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक लिखी है खुशवंत सिंह ने। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य स्थित है। पहला विकल्प है डूंगरपुर, दूसरा विकल्प है चित्तौड़गढ़, तीसरा है बांसवाड़ा और चौथा है उदयपुर। तो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और यह दक्षिणी अरावली पहाड़ियों में स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां किन जिलों में स्थित हैं। पहला विकल्प है पाली जालौर, दूसरा है जालौर सिरोही, तीसरा है कोटा झालावाड़ और चौथा है कोटा बूंदी। तो मुकुंदरा की पहाड़ियां या मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां ये स्थित हैं कोटा झालावाड़। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया है, मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिशों पर राजस्थान में पर्यटन उद्योग का दर्जा किस वर्ष में दिया गया? पहला विकल्प है 1989, दूसरा है 1990, तीसरा है 1991 और चौथा है 1992। तो राजस्थान भारत का पहला राज्य था जिसने 4 मार्च 1989 को मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर पर्यटन उद्योग का दर्जा घोषित किया था। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा 1989। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना कब की गई थी? पहला विकल्प है 1971, दूसरा है 1973, तीसरा है 1974 और चौथा है 1975। तो राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, तारागढ़ दुर्ग किस शहर में स्थित है? पहला है अजमेर, दूसरा है कोटा, तीसरा है उदयपुर और चौथा है अलवर। तो तारागढ़ दुर्ग स्थित है अजमेर में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये अजमेर शहर में एक खड़ी पहाड़ी पर बना है और इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजयपाल चौहान ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस जगह की पिछवाई चित्रकारी प्रसिद्ध है? पहला विकल्प है नाथद्वारा की, दूसरा है प्रतापगढ़ की, तीसरा है किशनगढ़ की और चौथा है सोजत की। तो किस जगह की पिछवाई चित्रकारी प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की। ये मैंने क्लास 10th की बुक जो पढ़ाई है उसमें मैंने आपको पढ़ाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागौर किस खुशबूदार उपज के लिए प्रसिद्ध है? थोड़ी सी पीडीएफ जो है धुंधली है, बड़े मुश्किल में यही पीडीएफ मुझे प्राप्त हो पाई है, काफी पुराना पेपर है इसलिए। तो नागौर किस खुशबूदार उपज के लिए प्रसिद्ध है? पहला विकल्प है मेथी, दूसरा है हींग, तीसरा है धनिया और चौथा है पुदीना। तो नागौर जो है मेथी के लिए प्रसिद्ध है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टायर ट्यूब बनाने का राज्य का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? पहला है कांकरौली, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है कोटा और चौथा है भिवाड़ी। तो टायर ट्यूब बनाने का राज्य का सबसे बड़ा कारखाना कांकरौली में स्थित है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? पहला है सांभर, दूसरा है जयसमंद, तीसरा है अन्ना सागर और चौथा है पिछोला। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछी गई है, जयसमंद है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और जयसमंद झील है कहाँ पर? तो ये उदयपुर में है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल है, पहला विकल्प है 2,98,567 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 3,66,450 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और चौथा है 4,12,678 वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये आप लोगों को पता ही है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान नहर परियोजना के योजनाकार कौन थे? पहला विकल्प है कंवर सेन, दूसरा विकल्प है गंगा सिंह, तीसरा विकल्प है जवाहरलाल नेहरू और चौथा विकल्प है मोहनलाल सुखाड़िया। तो राजस्थान नहर परियोजना के योजनाकार थे कंवर सेन। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी किस नगर में है? पहला विकल्प है जोधपुर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है बाड़मेर और चौथा है जैसलमेर। तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी कहते हैं जिसे, ये जोधपुर में स्थित है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस संभाग में सबसे ज्यादा जिले हैं? पहला विकल्प है बीकानेर, दूसरा विकल्प है अजमेर, तीसरा है कोटा और चौथा है उदयपुर। तो वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग हैं। अब आपको वर्तमान के अनुसार याद रखना है कि किस संभाग में सबसे ज्यादा जिले हैं। तो जोधपुर में, ये पेपर पुराना है इसके अनुसार मत याद रखिए
आप वर्तमान के अनुसार याद रखिए, जोधपुर संभाग में सबसे ज्यादा जिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? पहला विकल्प है भीलवाड़ा, दूसरा है बाड़मेर, तीसरा है बीकानेर और चौथा है जैसलमेर। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र ये बीकानेर में स्थित है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पहला विकल्प है झालावाड़, दूसरा है अलवर, तीसरा है राजसमंद और चौथा है टोंक। तो झालावाड़ जो जिला है ये संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान के किस शहर का कुछ भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया है? पहला है कोटपुतली, दूसरा है जयपुर, तीसरा है धौलपुर और चौथा है अलवर। तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, अलवर। अलवर का कुछ भाग एनसीआर में शामिल किया गया है, नेशनल कैपिटल रीजन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन जिलों में कोई नदी नहीं बहती। कौन से जिले हैं इनमें कोई भी नदी नहीं बहती है? वह बताना है। पहला विकल्प है बीकानेर चूरू, दूसरा है जैसलमेर बाड़मेर, तीसरा है धौलपुर करौली और चौथा है सिरोही जालौर। तो बीकानेर और चूरू जिले में कोई भी नदी नहीं बहती है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन किस जिले में होता है? पहला विकल्प है बीकानेर, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है जोधपुर और चौथा है बूंदी। तो राजस्थान राज्य में पूछा गया है, मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन बीकानेर जिले में होता है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यह एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र है। पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, तीसरा है राष्ट्रीय मरु उद्यान और चौथा है ताल छापर अभ्यारण्य। तो एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का अधिकांश भाग निम्न में से किस रेखा के उत्तर में स्थित है? पहला है भूमध्य रेखा, दूसरा है मैकमोहन रेखा, तीसरा है कर्क रेखा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, कर्क रेखा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के प्रयाग के रूप में विख्यात मातृकुंडिया इस जिले में स्थित है। पहला है चित्तौड़गढ़, दूसरा है राजसमंद, तीसरा है डूंगरपुर और चौथा है उदयपुर। तो मेवाड़ के प्रयाग के रूप में विख्यात मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में ईसबगोल, जीरा और टमाटर का सबसे ज्यादा उत्पादन इस जिले में होता है। पहला है करौली, दूसरा है बाड़मेर, तीसरा है जालौर और चौथा है झुंझुनू। तो ईसबगोल, जीरा और टमाटर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है जालौर जिले में। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, जालौर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सबसे बड़ा कारण है। पहला है वनोन्मूलन, दूसरा है अनियंत्रित पशुचारण, तीसरा है जनसंख्या वृद्धि और चौथा है उपरोक्त सभी। तो मरुस्थलीकरण के कारण पूछे गए हैं। तो वनोन्मूलन भी है, यानी कि वनों का नष्ट होना, अनियंत्रित पशुचारण और जनसंख्या वृद्धि, ये तीनों ही हैं। उपरोक्त सभी, डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा जिला उदयपुर संभाग में नहीं है? तो उदयपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? उदयपुर है, सलूम्बर है, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद है। तो इसमें भीलवाड़ा नहीं है शामिल। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। भीलवाड़ा जो है अजमेर संभाग में है, ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आहड़ संस्कृति का विकास हुआ। पहला विकल्प है मारवाड़ क्षेत्र में, दूसरा है मेवाड़ क्षेत्र में, तीसरा है ढूंढाड़ क्षेत्र में और चौथा है वागड़ क्षेत्र में।
तो आहर संस्कृति का विकास हुआ मेवाड़ क्षेत्र में, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि चंद्र बरदाई की कृति का नाम है। पहला विकल्प है पद्मावत, दूसरा विकल्प है पृथ्वीराज विजय, तीसरा है पृथ्वीराज रासो और चौथा है चंद्र रासो। तो कवि चंद्र बरदाई की कृति का नाम है पृथ्वीराज रासो और आपको याद भी रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? पहला है जीन माता, दूसरा है रामदेव जी, तीसरा है तेजा जी और चौथा है केला देवी। तो लांगुरिया गीत केला देवी मेले का आकर्षण है, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। केला देवी मंदिर में करौली के पास, ये केला देवी मंदिर जो है करौली के पास स्थित है और यहीं पर मेला लगता है लगभग 15 दिनों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रागड़ी बोली निम्न में से किन बोलियों का मिश्रण है? पहला है मारवाड़ी और मेवाड़ी, दूसरा है मालवी और हाड़ौती, तीसरा है मारवाड़ी और मालवी और चौथा है ढूंढाड़ी और हाड़ौती। तो रागड़ी बोली जो है ये मिश्रण है मारवाड़ी और मालवी का। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मयूर ध्वज गढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? पहला है मेहरानगढ़, दूसरा है जूनागढ़, तीसरा है जयगढ़ और चौथा है कुंभलगढ़। तो मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है मेहरानगढ़ किले को। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और राव जोधा ने मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जोधपुर में है, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा रामदेव का मेला कौन से मास में लगता है? पहला है चैत्र, दूसरा है भाद्रपद, तीसरा है फाल्गुन और चौथा है माघ। तो बाबा रामदेव का मेला लगता है भाद्रपद में, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से संधि की थी? पहला विकल्प है सांगा, दूसरा विकल्प है उदय सिंह, तीसरा है अमर सिंह और चौथा है कर्ण सिंह। तो मेवाड़ के अमर सिंह ने मुगलों से संधि की थी, सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। जहांगीर और अमर सिंह के बीच मुगल मेवाड़ संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुर्जा है, पहला विकल्प है एक पक्षी, दूसरा है एक फूल, तीसरा है एक समुदाय और चौथा है एक भाषा। तो कुर्जा जो है एक पक्षी है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बागौर सभ्यता का केंद्र किस जिले में स्थित है? पहला विकल्प है भीलवाड़ा, दूसरा है बांसवाड़ा, तीसरा है बीकानेर और चौथा है बाड़मेर। तो बागौर सभ्यता का केंद्र स्थित है भीलवाड़ा जिले में, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा भीलवाड़ा। अगला प्रश्न है। किस संप्रदाय के अनुयायी धड़कते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं? पहला है राम स्नेही, दूसरा है जसनाथी, तीसरा है परनामी और चौथा है विष्णोई। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, जसनाथी। मुख्य रूप से जोधपुर और बीकानेर के राजस्थानी जिलों में स्थित जसनाथी संप्रदाय एक जाट जाति संप्रदाय है और ये जो अनुयायी हैं इस संप्रदाय के, ये धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं, ये याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है। खानवा युद्ध किन के मध्य हुआ था? पहला विकल्प है बाबर और राणा सांगा, दूसरा है अकबर और महाराणा प्रताप, तीसरा विकल्प है इब्राहिम लोदी और शेर शाह सूरी और चौथा है अकबर और हेमू। तो खानवा का युद्ध जो है ये बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था और इसमें बाबर विजयी हुआ था, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन थे? पहला विकल्प है जयानक, दूसरा विकल्प है सोम शर्मा, तीसरा विकल्प है विग्रहराज और चौथा है मंडन। तो पृथ्वीराज विजय के रचयिता थे जयानक, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, जयानक। अब ये जो प्रश्न है ये शैक्षणिक मनोविज्ञान के प्रश्न हैं और कुल 7 प्रश्न इसमें शैक्षणिक मनोविज्ञान के पूछे गए थे। तो चलिए देख लेते हैं इन प्रश्नों को। 61 नंबर का प्रश्न है। असाधारण छात्र वे होते हैं जो, पहला विकल्प है सामान्य से परिवर्तित हैं, दूसरा है सामान्य से निचले स्तर के हैं,
तीसरा है सामान्य से उच्च स्तर पर हैं और चौथा है अतिरिक्त शैक्षिक सेवाएं चाहते हैं। तो जो असाधारण शब्द है वास्तव में इस समूह के भीतर अलग अलग क्षमता वाले छात्रों के कई अलग अलग समूह शामिल होते हैं। अब इसमें पूछा गया है असाधारण छात्र वे होते हैं जो सामान्य से परिवर्तित हैं। पहला विकल्प इसमें इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। बालक में सृजनात्मकता की शक्ति कहलाती है। पहला है अंतर्निहित शक्ति, दूसरा है नवीन क्षमता, तीसरा है उत्पादक क्रिया और चौथा है उपरोक्त सभी शक्तियां। तो इस प्रश्न में आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी शक्तियां। सृजनात्मकता को बुद्धि से अलग और बुद्धि के समानांतर निर्माण के रूप में परिभाषित किया गया है, परंतु यह बुद्धि से अलग है। यह संज्ञानात्मक या बौद्धिक कार्य या व्यवहार तक सीमित नहीं होती है, ये भी आपको याद रखना है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है अधिगम के स्थानांतरण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त परिस्थिति आवश्यक है। पहला है प्रभावी विकल्प, दूसरा है समान घटक, तीसरा है प्रयोगात्मक सोच और चौथा है लागू करने योग्य अवधारणा। तो इस प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प सही है, समान घटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम प्रवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है। पहला विकल्प है संवेगों के संशोधन पर, दूसरा है ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर, तीसरा है बच्चे को पूर्ण स्वायत्तता देने पर और चौथा है विद्यालय को घर का विकल्प बनाने पर। तो मारिया मॉन्टेसरी इटली की थी, यानी इनका जन्म इटली में हुआ था और इनका मानना था कि शिक्षा को बच्चे की व्यक्तित्व को पूरी तरह से प्रकट करने में सहायता करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर बच्चे को वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना है तो विद्यालय को उसकी स्वतंत्र प्राकृतिक अभिव्यक्तियों की अनुमति देनी चाहिए। और इन्होंने कहा है कि जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये ज्ञान का द्वार हैं, तो इन्होंने ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर बल दिया है। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रायड ने ऊर्जा का वितरण व्यक्तित्व विकास के जिन स्थलों पर किया उनके नाम हैं। पहला है इदम व पराअहम, दूसरा है अहम व पराअहम, तीसरा है इदम अहम पराअहम और चौथा है कोई नहीं। तो फ्रायड ने ऊर्जा का वितरण व्यक्तित्व विकास के जिन स्थलों पर किया है उनके नाम इदम अहम और पराअहम है। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए आवश्यक है कि पहला विकल्प है वह अपने विषय को अच्छी तरह जानता हो, दूसरा है वह अपने विद्यालय से अधिकतम संभव अंतःक्रियाएं करे, तीसरा है उसे शिक्षण विधियों का पूरा ज्ञान हो और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो प्रभावशाली शिक्षक यदि आपको बनना है तो अपने विषय को अच्छी प्रकार से आपको जानना होगा, जिस विषय को आप पढ़ाने वाले हैं, और अपने विद्यार्थियों से अधिकतम संभव अंतःक्रियाएं करनी होंगी और शिक्षण विधियों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो प्रभावशाली शिक्षक की और क्या क्या विशेषताएं होती हैं? गतिविधियों की रचना करने की क्षमता, विद्यार्थियों के साथ सकारात्मक संबंध विकसित करना, अच्छा संगठनात्मक कौशल, संरचनात्मकता होना और कक्षा प्रबंधन का अच्छा कौशल होना, ये भी प्रभावशाली शिक्षक की विशेषताएं हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। छात्र के आचरण को समझने के लिए आवश्यक है। पहला विकल्प है उसके परिवार को समझना, दूसरा है उसके आचरण की आंतरिक और बाह्य शक्तियों को समझना, तीसरा है उसकी चिंताओं को समझना और चौथा है उसकी आवश्यकताओं को समझना। तो छात्र के आचरण को समझने के लिए आवश्यक है उसके आचरण की आंतरिक और बाह्य शक्तियों को समझना। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो आंतरिक और बाह्य शक्तियां होती हैं उसकी भावनाओं, उसकी मानसिक गतिविधि और दूसरों के प्रति व्यवहार के बारे में बताती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्रश्न हैं ये हैं विद्यालय विषय के। चलिए देख लेते हैं इन प्रश्नों को। सदानंद का संधि विच्छेद है। पहला है सत धन आनंद, दूसरा है सद धन नंद, तीसरा है सदा धन आनंद और चौथा है सदा धन नंद।
तो सदानंद का संधि विच्छेद पूछा गया है, सत धन आनंद, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तन बदन में आग लगना मुहावरे का अर्थ है, पहला है नाखुश होना, दूसरा है भयभीत होना, तीसरा है क्रोधित होना और चौथा है चकित होना। तो तन बदन में आग लगना मुहावरे का अर्थ है क्रोधित होना, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौकरी प्राप्त करने के लिए दिया जाता है, पहला है आवेदन पत्र, दूसरा है कार्यालय आदेश, तीसरा है कार्यालय ज्ञापन और चौथा है परिपत्र। तो नौकरी प्राप्त करने के लिए हमें आवेदन पत्र देना होता है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आवेदन पत्र क्या होता है? वह पत्र जिस पर कोई अपना निवेदन या प्रार्थना लिखकर सूचित करता है। आवेदन पत्र नौकरी के लिए दिया जाता है, स्कूल संबंधी आवेदन पत्र होते हैं, व्यवसाय संबंधी आवेदन पत्र होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। कार्यालय आदेश क्या है? तो यह कार्यालयी पत्र है जिसमें किसी विभाग, मंत्रालय एवं कार्यालय के कर्मचारियों को उसकी नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति, अस्वीकृति आदि के विषय में आंतरिक प्रशासन संबंधी आदेश प्रसारित किए जाते हैं, तो ये कहलाता है कार्यालय आदेश। कार्यालय ज्ञापन क्या होता है? यह वह ज्ञापन है जहां विभिन्न विभागों व मंत्रालयों के बीच संदेशों का आदान प्रदान होता है। और परिपत्र क्या होता है? अधिकारियों आदि को आदेश व सूचनाएं प्रसारित करने के लिए दिया जाने वाला पत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अतिथि शब्द में ए प्रत्यय जोड़ने पर बनने वाला शब्द होगा, पहला है आतिथ्य, दूसरा है आतिथेय, तीसरा है अतिथेय और चौथा है अतिथीय। तो अतिथि में यदि ए प्रत्यय जोड़ दें तो आतिथेय बनेगा, बी विकल्प इसमें सही है। यहाँ पे ये मात्रा है थोड़ी सी कट गई है, ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर और यहाँ पर भी मात्रा है। आतिथेय, आतिथेय आपको याद रखना है, बड़ा आ हो जाएगा और तापे छोटी की मात्रा, थापे की मात्रा और या। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से उत्तम पुरुष का उदाहरण है, पहला है तुम, दूसरा है तेरा, तीसरा है आप और चौथा है मैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण बताना है, तो उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है मैं, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलेजे पर रखना मुहावरे में रिक्त स्थान में प्रयुक्त होगा, पहला है किताब, दूसरा है पत्थर, तीसरा है पैसे और चौथा है बोझ। तो कलेजे पर पत्थर रखना आप लोगों को याद होगा मुहावरा, तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कितने सरल प्रश्न पूछे गए थे 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आध्यात्मिक, दूसरा लिखा है व्यवहारिक, तीसरा परीक्षा और चौथा है पत्नी। तो शुद्ध वर्तनी वाला है पत्नी, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द वोवेल साउंड इन द वर्ड फिट, तो फिट में कौन सा वोवेल साउंड है ये बताना है, तो FIT फिट, आई, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा, आई वोवेल साउंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वी फिल करना है द बस, नाउ वील हैव टू वॉक, तो इसमें फिल करना है, क्या फिल किया जाएगा? वी हैव मिस्ड, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग वर्ड इनटू फोनेटिक सिंबल्स वायलन, तो इसमें आपका बी विकल्प सही होगा, बी विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पैसिव वॉइस ऑफ समबडी हैज स्टोलन माई पेन इज, इसका पैसिव वॉइस बताना है, पहला है माई पेन हैज बीन स्टोलन, दूसरा है
माई पेन इज बीइंग स्टोलन, तीसरा है माई पेन वाज बीइंग स्टोलन और चौथा है माई पेन हैड बीन स्टोलन। तो इसका पैसिव वॉइस बताना है somebody हैज स्टोलन माई पेन, तो इसका पैसिव वॉइस होगा माई पेन हैज बीन स्टोलन। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है सिलेक्ट द अपोजिट ऑफ द वर्ड ऑर्डरली। पहला विकल्प है केओटिक, दूसरा है मेथोडिकल, अगला प्रश्न दिया गया है सिलेक्ट द अपोजिट ऑफ द वर्ड ऑर्डरली। पहला विकल्प है केओटिक, दूसरा है मेथोडिकल, तीसरा है टाइडी और चौथा है नीट। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा केओटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। प्लीज राइट, फिल करना है योर नेम एंड एड्रेस हियर। तो यहाँ क्या फिल करेंगे? पहला विकल्प है ऑन, दूसरा है डाउन, तीसरा है इन और चौथा है एट। तो यहाँ पर डाउन फिल करेंगे, प्लीज राइट डाउन योर नेम एंड एड्रेस हियर। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज द वर्ड ट्रांसक्राइब्ड बिलो। क्वीन, पहला विकल्प है क्वीन, कीन, किन और कॉर्न। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा क्वीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 सतत संख्याओं का योग 250 है। सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या के योग और बीच वाली संख्या के वर्ग के बीच का अंतर क्या है? तो यहाँ ऊपर मैं लिख रही हूँ इसका सॉल्यूशन। 5 सतत संख्याएं हैं, हम मान लेते हैं एक संख्या x है, दूसरी x प्लस 1, तीसरी x प्लस 2, चौथी x प्लस 3 और पांचवी x प्लस 4। इनका हमें योग दे दिया है कितना? 250। इन सबको जोड़ देंगे, सब में बीच में लगा देंगे प्लस। तो 5 तो x हो गए और ये जो संख्याएं दी गई हैं 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 5x प्लस 10 बराबर 250। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। 5x बराबर हो गया 240। 250 में से 10 घट गया, ये वाला 10 बचे 240। x का मान निकल के आ गया 48। 5 से भाग दे देंगे 240 में, हमें मिल जाएगा 48। अब हम संख्याएं निकाल लेते हैं। जो संख्याएं हमने मानी थी इनमें हम x का मान रख देते हैं। पहली संख्या आ गई 48, दूसरी आ गई 49, तीसरी आ गई 50, चौथी 51 और पांचवी 52। ये संख्याएं हमारी निकल के आ गई। हमने x का मान रख के संख्याएं निकाल ली। अब क्या कहा गया है आगे? सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के योग और बीच वाली संख्या के वर्ग के बीच का अंतर। तो सबसे छोटी 48, सबसे बड़ी 52। इनका योग कितना होगा? इनका योग होगा 100। इनको जोड़ा है सबसे छोटी को और सबसे बड़ी को, योग हमें मिलेगा 100। फिर क्या कहा है? बीच की संख्या, बीच की संख्या कितनी है? 50। तो बीच की संख्या 50 है और 50 का वर्ग कितना होगा? 2500। ये बीच की संख्या है और इसका हमें वर्ग निकालना है। ऐसा सब कुछ सवाल में ही कहा गया है। इसका वर्ग हो गया 2500। अब 2500 में से 100 घटा देने हैं, ये वाले 100। तो हमें कितना मिल जाएगा? 2400 और 2400 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि एक आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर तथा इसका परिमाप 46 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल होगा। हमें विकर्ण दे दिया गया है और परिमाप दे दिया गया है, इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो ये काफी बड़ा सवाल है, इसका उत्तर मैं बता देती हूँ। 120 सेंटीमीटर होगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा समीकरण बनाकर। पहले परिमाप का सूत्र लगाएंगे, बराबर में 46 लिखेंगे, फिर विकर्ण का लगाएंगे, 2 समीकरण बनेंगे, उन्हें हल करेंगे, तब लंबाई चौड़ाई निकालेंगे, फिर क्षेत्रफल निकालेंगे। 120 सेंटीमीटर इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न श्रृंखला में एक संख्या गलत है, गलत संख्या बताइए। ये श्रृंखला दी गई है, इसमें एक संख्या गलत दी गई है, हमें गलत संख्या बताना है। तो ये जो श्रृंखला आप देख रहे हैं, 5800, फिर लिखा है 5788, फिर लिखा है 5764, यानी कि पहले 12 घटाए गए हैं, फिर 24 घटाए गए हैं, फिर घटाए गए हैं 36, यानी कि जो अंतर है वह 12 का गुणज है। तो इसमें जो गलत संख्या है वह है 5660। तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है x/y की घात दी गई है a-b, x/y की घात b-c और x/y की घात c-a। इसका बताना है मान। चलिए निकालते हैं। तो ये गुणा में लिखे हुए हैं और गुणा में जो घातें होती हैं वह हमेशा जुड़ती हैं। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन मैं कर रही हूँ। x/y पे ये जो घातें लिखी हैं इन्हें जोड़ कर लिख देंगे, a-b प्लस b-c और प्लस c-a। ए से ए कट जाएगा, एक प्लस का है एक माइनस का है, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, यानी x/y की घात बची 0। और किसी की भी घात जब 0 होती है तो उसका मान होता है 1, यानी कि सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आदमी पहले दिन 20 रुपए कमाता है और दूसरे दिन 15 खर्च कर देता है। तीसरे दिन 20 रुपए कमाता है और चौथे दिन 15 खर्च करता है। तो इस तरह कौन से दिन उसके पास 60 रुपए होंगे? तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पहला उत्तर मिलेगा 17वें दिन उसके पास होंगे 60 रुपए। पहले दिन 20 कमाता है, 15 खर्च करता है, 5 बचा लेता है। और तीसरे दिन क्या करता है, 20 कमाता है और चौथे दिन 15 खर्च करता है। तो इस तरह जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा 17वें दिन में उसके पास 60 रुपए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है, इनका जोड़ बताना है। तो चलिए इनको जोड़ देते हैं साधारण तरीके से जैसे जोड़ा जाता है। पहले लिखा है 1.00, फिर लिखा है 1.010, फिर लिखा है 1.1, फिर 0.011 और 0.101। जोड़ देते हैं। 2, 2, 2 और 3, 3.222। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न चित्र में CD समांतर EF और AB समांतर CD तो कोण X का मान है। तो इसका सॉल्यूशन काफी बड़ा है, इसका हल जब निकालेंगे
145 अंश आपको मिलेगा। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? पहला है यकृत, दूसरा है हृदय, तीसरा है गुर्दे और चौथा है मस्तिष्क। तो जो अंग रक्त को पंप करता है वह है हृदय। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। पहला है गर्म करने से, दूसरा है हाइड्रोजनीकरण द्वारा, तीसरा है ठंडा करने से और चौथा है विकर द्वारा। तो वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्थिर वैद्युत बल उत्पन्न होता है। पहला है एन व एस ध्रुव से, दूसरा है धन व ऋण आवेशों से, तीसरा है चुंबकीय डाइपोल से और चौथा है विद्युत धारा से। तो स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल होता है जो वस्तुओं को बिना छुए खींचते या धक्का देते हैं। तो स्थिर वैद्युत बल उत्पन्न होता है धन व ऋण आवेशों से। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोगैस का मुख्य संघटक है। पहला है मीथेन, दूसरा है प्रोपेन, तीसरा है ब्यूटेन और चौथा है ईथेन। तो बायोगैस का मुख्य संघटक है मीथेन। ए विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चमगादड़ अंधेरे में बिना किसी चीज से टकराए उड़ सकते हैं क्योंकि? पहला है वे केवल अंधेरे में ही स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, दूसरा है वे अल्ट्रासोनिक तरंगें उत्पन्न करते हैं जो उनको टकराने से बचाती हैं, तीसरा है उनकी आंखें अंधेरे के प्रति संवेदनशील होती हैं और चौथा है उनके नेत्र छिद्र अंधेरे में फैल जाते हैं। तो चमगादड़ अंधेरे में बिना किसी चीज से टकराए उड़ सकते हैं क्योंकि वे अल्ट्रासोनिक तरंगें उत्पन्न करते हैं। अल्ट्रासोनिक यानी कि पराध्वनिक तरंगें जो उनको टकराने से बचाती हैं। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है थायरॉक्सिन है। पहला विकल्प है हार्मोन, दूसरा है बैक्टीरिया, तीसरा है वायरस और चौथा है कीड़े। तो थायरॉक्सिन जो है हार्मोन है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा चयापचय को नियंत्रित करता है। ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें चुंबक होता है? पहला है विद्युत मोटर, दूसरा है स्टेथोस्कोप, तीसरा है कैलिडोस्कोप और चौथा है स्टेपलर। तो चुंबक होता है विद्युत मोटर में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, विद्युत मोटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पेज बहुत धुंधला है, इसके प्रश्न भी समझ में नहीं आ रही है, इसलिए मैंने इसको दोबारा से टाइप किया है। 96 नंबर का प्रश्न है कौन सा ऊर्जा शक्ति का नवीकरणीय संसाधन है? पहला विकल्प है कोयला, दूसरा है ज्वारी ऊर्जा, तीसरा है तेल और चौथा है प्राकृतिक गैस। तो कौन सा ऊर्जा शक्ति का नवीकरणीय संसाधन पूछा गया है? तो ज्वारी ऊर्जा। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत होता है स्थायी ऊर्जा है, ये भी याद रखिएगा, जो कभी समाप्त नहीं हो सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण किस आयोग की सिफारिश पर दिया गया? पहला है मंडल आयोग प्रतिवेदन, दूसरा है कोठारी आयोग प्रतिवेदन, तीसरा है सरकारिया आयोग प्रतिवेदन और चौथा है वोहरा समिति प्रतिवेदन। तो अन्य पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण मंडल आयोग प्रतिवेदन की सिफारिश पर दिया गया। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, मंडल आयोग प्रतिवेदन। 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने संसद में घोषणा की कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वतमाला का सुदूर दक्षिणी बिंदु जहां से प्रारंभ होता है वह स्थान है। पहला है पालनपुर, दूसरा है अरब सागर, तीसरा है आबू पर्वत और चौथा है गोकुंदा। तो अरावली पर्वतमाला का सुदूर दक्षिणी बिंदु जहां से प्रारंभ होता है वह स्थान पालनपुर है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है आज की दुनिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प है
राजशाही शासन की वह पद्धति जो अब समाप्त हो गई है। दूसरा है विभिन्न देशों के बीच संबंध पहले से कई ज्यादा लोकतांत्रिक हो गए हैं। तीसरा है आज ज्यादा से ज्यादा शासकों का चुनाव जनता द्वारा होता है। और चौथा है आज दुनिया में सैनिक तानाशाह नहीं रहे हैं। तो इस प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, आज ज्यादा से ज्यादा शासकों का चुनाव जनता द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, चौसा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? पहला है शेर शाह सूरी व हुमायूं। दूसरा है शेर शाह सूरी व जहांगीर। तीसरा विकल्प है शेर शाह सूरी व अकबर। और चौथा है शेर शाह सूरी व शाहजहां। तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, शेर शाह सूरी और हुमायूं। और इसमें शेर शाह सूरी विजयी रहा था, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला है संसद द्वारा प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी आवश्यक है। दूसरा है कानून संविधान की भावना के खिलाफ हो तो न्यायपालिका अमान्य घोषित कर सकती है। तीसरा है न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। और चौथा है अधिकारों का हनन होने पर कोई भी नागरिक अदालत में जा सकता है। तो गलत कथन पूछा गया है न्यायपालिका के बारे में। तो न्यायपालिका सरकार का अंग है जो विशेष परिस्थितियों में कानून को कैसे लागू किया जाना चाहिए इस पर विवादों को निर्णायक रूप से हल करने के लिए जिम्मेदार है। अब इसमें गलत कथन पूछा गया है, तो पहला विकल्प इसमें गलत लिखा हुआ है, संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी आवश्यक है। ये गलत है क्योंकि कई कानून ऐसे होते हैं जिन्हें पारित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यही गलत लिखा हुआ है, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला है विद्युत टरबाइन। दूसरा है इलेक्ट्रिकल रेल इंजन। तीसरा है भारी इलेक्ट्रिकल उद्योग। और चौथा है यूरेनियम संयंत्र। तो हरिद्वार प्रसिद्ध है भारी इलेक्ट्रिकल उद्योग के लिए। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है? पहला विकल्प है अंग्रेजी। दूसरा है फ्रेंच। तीसरा है जर्मन। और चौथा है रूसी। तो किंडरगार्टन जो है शब्द जर्मन भाषा का है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, जर्मन। और फ्रोवेल किंडरगार्टन प्रणाली के संस्थापक हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करते हुए वर्ष भर के निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना कहलाती है। पहला है मूल योजना। दूसरा है लक्ष्य आधारित योजना। तीसरा है उद्देश्य आधारित योजना। और चौथा है वार्षिक योजना। तो ये कहलाती है वार्षिक योजना। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करते हुए वर्ष भर के निश्चित लक्ष्यों को, इसमें लिखा है वर्ष भर के निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना वार्षिक योजना कहलाती है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कम बोलने की कमी को दूर कर सकते हैं? पहला है दूरदर्शन द्वारा। दूसरा है रेडियो द्वारा। तीसरा है सस्वर वाचन द्वारा। और चौथा है पीयर लर्निंग द्वारा। तो कम बोलने की कमी को दूर कर सकते हैं पीयर लर्निंग द्वारा, यानी कि सहकर्मी अधिगम द्वारा। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय है? पहला है उर्दू। दूसरा विकल्प है हिंदी। तीसरा है लैटिन। और चौथा है राजस्थानी। तो शास्त्रीय भाषा पूछी गई है, कौन सी भाषा शास्त्रीय है? तो वह है लैटिन। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये जो लैटिन भाषा है ये पारंपरिक यूरोपीय देशों की प्राचीन शास्त्रीय भाषाओं में से एक है, तो ये भी याद रखिएगा। और भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। तो ये भारत की 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षर शब्द का अर्थ है। पहला विकल्प है जो ध्वनि दे। दूसरा है जिसका क्षय ना हो। तीसरा है जो नष्ट हो। और चौथा है जिसमें ध्वनि ना हो। तो अक्षर शब्द का अर्थ है जिसका क्षय ना हो, उसे कहते हैं अक्षर। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन विद्यालय बनाता है।
पहला है योजना, दूसरा है लक्ष्य, तीसरा है उद्देश्य और चौथा है वार्षिक योजना। तो निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन विद्यालय बनाता है, वह होती है वार्षिक योजना। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में संधि शिक्षण की श्रेष्ठ पद्धति है। पहला है अनुवाद विधि, दूसरा है भाषण पद्धति, तीसरा है आगमन निगमन और चौथा है वाद विवाद पद्धति। तो संधि शिक्षण की श्रेष्ठ पद्धति पूछी गई है, तो आगमन निगमन, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाउड रीडिंग इज। पहला विकल्प है रीडिंग विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द पैसेज, तीसरा है टू हैव प्राइवेट रीडिंग और चौथा है टू हैव एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो प्रश्न में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव ऑफ लाउड रीडिंग, तो रीडिंग विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टीचर गिव्स a language pattern and students are asked to repeat it orally. Which type of drill is it? पहला विकल्प दिया गया है सब्स्टिट्यूशन ड्रिल, दूसरा है इमिटेशन ड्रिल, तीसरा है क्वेश्चन आंसर ड्रिल और चौथा है कन्वर्सेशन ड्रिल। तो प्रश्न में कहा गया है कि टीचर गिव्स अ लैंग्वेज पैटर्न एंड स्टूडेंट आर आस्क्ड टू रिपीट इट ओरली। तो इसमें रिपीटेशन ड्रिल होना चाहिए, लेकिन विकल्प में दिया नहीं गया है। चलिए याद रखिएगा, इसमें रिपीटेशन ड्रिल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑडियो टीचिंग एड्स अपील टू। पहला है आइस, दूसरा है ईयर्स, तीसरा है नोज और चौथा है टंग। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, ईयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिटन वर्क फॉर स्टूडेंट्स शुड बी। पहला है एक्यूरेट एंड सिस्टमेटिक, दूसरा है प्रॉब्लम रिलेटेड टू लाइफ शुड बी गिवन, तीसरा है डन कलेक्टिवली ऑन ब्लैक बोर्ड और चौथा है प्लेन्ड रेगुलर एंड ऑर्डरली। तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर वेस्ट गिव्स अ मेथड अगेंस्ट द। पहला विकल्प है ट्रांसलेशन मेथड, दूसरा है डायरेक्ट मेथड, तीसरा है इनडायरेक्ट मेथड और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें आपका बी विकल्प सही है, डायरेक्ट मेथड। अगला प्रश्न दिया गया है यूनिट प्लान वाज अ कॉन्सेप्ट विच हैड बीन गिवन बाय। तो यूनिट प्लान का जो कॉन्सेप्ट है वह किसने दिया है? गेस्टाल्टिस्ट ने, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच रीडिंग इज डन इन ऑर्डर टू कॉम्प्रहेंड द पैसेज। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है साइलेंट रीडिंग, पहला विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः विद्यार्थियों में गणित सीखने में रुचि नहीं है क्योंकि, पहला विकल्प है अध्यापक दैनिक जीवन में इस विषय की उपयोगिता नहीं बताते, दूसरा है गणित को गणित की भाषा में पढ़ाया जाता है, तीसरा है विद्यार्थियों को सीखने के अवसर नहीं दिए जाते और चौथा है उपरोक्त सभी। तो सामान्यतः विद्यार्थियों में गणित सीखने में रुचि नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि अध्यापक दैनिक जीवन में इस विषय की उपयोगिता नहीं बताते। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क के उद्वेलन विधि की विशेषता होती है कि यह, पहला है बालकों की तर्क एवं निर्णय शक्ति बढ़ाती है, दूसरा है तर्क शक्ति विकसित नहीं होती, तीसरा है जिज्ञासा को बाधित करती है और चौथा है बालक का अवधान बाधित होता है। तो मस्तिष्क उद्वेलन विधि की विशेषता पूछी गई है, तो बालकों की तर्क एवं निर्णय शक्ति बढ़ाती है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मस्तिष्क उद्वेलन विधि की स्थापना किसने की थी? एलेक्स एफ ओसबोर्न ने, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी मानसिक योग्यता अवबोध प्राप्य उद्देश्य से संबंधित नहीं है? पहला है उदाहरण देना, दूसरा है संबंध देखना, तीसरा है वर्गीकरण करना और चौथा है प्रत्यय स्मरण करना।
तो कौन सी मानसिक योग्यता अवबोध प्राप्त उद्देश्य से संबंधित नहीं है? प्रत्यय स्मरण करना। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विद्यार्थी आयत तथा वर्ग का अवबोध रखने वाला कहलाएगा? पहला है जो अक्षर से अक्षर प्रत्येक की परिभाषा दे सके। दूसरा है जो दोनों की समानता व असमानता के बिंदुओं को बता सके। तीसरा है दोनों और चौथा है कोई नहीं। तो पूछा गया है कौन सा विद्यार्थी आयत तथा वर्ग का अवबोध रखने वाला कहलाएगा? तो जो दोनों की समानता व असमानता के बिंदुओं को बता सके। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड के द्वारा दिए गए पाठ योजना उपागम के चरणों का उपयुक्त तार्किक क्रम दिए गए विकल्पों में से है। तो हार्वर्ड की जो पंचपदी प्रणाली है उसका क्रम बताना है। तो सबसे पहले होता है प्रस्तावना, फिर होता है प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना, फिर सामान्यीकरण, फिर अनुप्रयोग। तो आपका तीसरा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्यभट्ट महान भारतीय गणितज्ञ थे, उनका जन्म कब हुआ? तो आर्यभट्ट का जन्म हुआ था 476 एडी, यानी कि एनो डोमिनी। एडी का मतलब है एनो डोमिनी, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित की सुंदरता उपस्थित होती है। पहला है गणित के साहित्य को पढ़कर, दूसरा है महान गणितज्ञों के चित्रों को देखकर, तीसरा है गणित के व्याख्यान सुनकर और चौथा है गणित की पहेलियां तथा रिडल्स हल कर कर। तो गणित की सुंदरता उपस्थित होती है गणित की पहेलियां तथा रिडल्स हल करके। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी एक समस्या के प्रासंगिक अनेक उत्तर प्रस्तुत करता है तो वह दर्शाता है। पहला है प्रवृत्ति, दूसरा है अभिवृत्ति, तीसरा है रुचि और चौथा है कोई नहीं। तो यदि एक विद्यार्थी एक समस्या के अनेक प्रासंगिक उत्तर प्रस्तुत करता है तो वह दर्शाता है अभिवृत्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान शिक्षण में व्याख्यान विधि निम्नलिखित परिस्थिति में सर्वाधिक लाभकारी सिद्ध होगी। पहला विकल्प है छात्रों को ज्ञान प्रदान करने में, दूसरा है पाठ्य पुस्तक की सहायक विधि के रूप में तथा रुचि के विकास में, तीसरा है अनुशासनहीन कक्षा का ज्ञान आकृत करने में और चौथा है विषय वस्तु को संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने में। तो विज्ञान शिक्षण में व्याख्यान विधि निम्नलिखित परिस्थिति में सर्वाधिक लाभकारी सिद्ध होगी। किस परिस्थिति में होगी ये पूछा गया है, तो विषय वस्तु को संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने में। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि की प्रथम सीढ़ी है। पहला है समस्या को अनुभव करना, दूसरा है समस्या की परिभाषा देना, तीसरा है समस्या से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करना और चौथा है समस्या का अन्वेषण एवं विश्लेषण करना। तो वैज्ञानिक विधि की प्रथम सीढ़ी है समस्या को अनुभव करना। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो पहले समस्या को अनुभव किया जाता है, फिर समस्या को परिभाषित करना, फिर समस्या से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करना, फिर समस्या का अन्वेषण और विश्लेषण करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पंचपदीय पाठ योजना किसने प्रस्तुत की? पहला है मॉरिसन, दूसरा है प्रोवेल, तीसरा है हार्वर्ड और चौथा है ब्रूनर। तो अभी मैंने आपको बताया ही था पंचपदीय प्रणाली किसने दी है? हार्वर्ड ने। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। RCEM द्वारा उद्देश्यों का वर्गीकरण और मानसिक प्रक्रियाएं निम्न हैं। पहला लिखा है ज्ञान, दूसरा है समझना, तीसरा है प्रयोग, चौथा है विश्लेषण और पांचवा है सृजनात्मक। तो RCEM का पूरा नाम क्या है? रीजनल कॉलेज ऑफ मैसूर। इसकी स्थापना 1963 में NCERT द्वारा की गई थी। अब इसमें पूछा गया है कि RCEM द्वारा उद्देश्यों का वर्गीकरण और मानसिक प्रक्रियाएं निम्न हैं, तो कौन कौन सी हैं ये बताना है। तो ज्ञान है, समझना है, प्रयोग है और सृजनात्मक। पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, यानी कि बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न जो है बहुत ही धुंधला छपा हुआ है, लेकिन मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुनते जाइए। पढ़ाते समय चित्र दिखाने का सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ है। पहला है अध्यापक को आराम मिलना,
दूसरा है पाठ को समझने में सहायक, तीसरा है रोचकता और चौथा है मनोरंजन। तो पढ़ाते समय चित्र दिखाने का सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ है रोचकता। चित्रों के द्वारा बच्चों में रोचकता उत्पन्न होती है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष विधि के मुख्य तकनीक है। पहला है वार्तालाप, नेतृत्व और मार्गदर्शन की तकनीक। दूसरा है सरल से जटिल और मूर्त से लेकर अमूर्त प्रक्रिया। तीसरा है देखो और कहो का निरंतर उपयोग और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसमें आपका चौथा विकल्प ही सही है, उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निदान का अर्थ है अधगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण। यह कथन है। पहला विकल्प है ब्राउन, दूसरा है सिम्पसन, तीसरा है गुड और चौथा है स्टीवर्ट। तो ये जो कथन दिया गया है ये है गुड का। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा में विज्ञान पाठ्य पुस्तक का प्रयोग किया जाता है। पहला है नए स्तर स्थापित करने के लिए। दूसरा है विचारों और प्रत्ययों की व्याख्या के लिए। तीसरा है अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कक्षा में विज्ञान पाठ्य पुस्तक का प्रयोग किया जाता है अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायोजना विधि निम्न में से किस दर्शन पर आधारित है? पहला है आदर्शवाद, दूसरा है अस्तित्ववाद, तीसरा है प्रयोजनवाद और चौथा है प्रकृतिवाद। तो प्रयोजना विधि जिस दर्शन पर आधारित है वह है प्रयोजनवाद। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और यह जो विधि है यह जॉन डेवी के व्यवहारिक और शैक्षिक दर्शन शास्त्र का परिणाम है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूगोल के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। पहला है भौतिक पर्यावरण को, दूसरा है भौगोलिक विविधता को, तीसरा है जैविक पर्यावरण को और चौथा है उपर्युक्त सभी को। तो भूगोल के क्षेत्र में सभी को सम्मिलित किया जाता है, भौतिक पर्यावरण को भी, भौगोलिक विविधता को भी, जैविक पर्यावरण को भी, तो उपर्युक्त सभी चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस विधि में अध्यापक सक्रिय व बालक निष्क्रिय रहता है वह है। पहला है अवलोकन, दूसरा है कहानी कथन, तीसरा है प्रश्नोत्तर और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो जिस विधि में अध्यापक सक्रिय और बालक निष्क्रिय रहता है वह विधि है कहानी कथन, क्योंकि बालक सिर्फ सुन रहे होते हैं और शिक्षक कहानी सुना रहा होता है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किलपैट्रिक ने कौन सी विधि को प्रतिपादित किया? पहला है प्रयोजना या परियोजना, दूसरा है डाल्टन, तीसरा है समस्या समाधान और चौथा है कोई नहीं। तो किलपैट्रिक ने कौन सी विधि को प्रतिपादित किया है? परियोजना विधि को। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, परियोजना। जो शिक्षण में परियोजना विधि है इसकी मूल अवधारणा जॉन डीवी द्वारा दी गई थी, लेकिन उनके ये शिष्य थे किलपैट्रिक, जॉन डीवी के ये शिष्य थे, तो इन्होंने परियोजना विधि को एक व्यवस्थित रूप दिया है। तो इस विधि के प्रतिपादक इन्हें ही माना जाता है, किलपैट्रिक को। तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं, आप कौन सी विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? पहला है खोज विधि, दूसरा विकल्प है भ्रमण विधि, तीसरा है समस्या समाधान विधि और चौथा है कहानी विधि। तो रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छी जो विधि है वह है कहानी विधि। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है छोटी कक्षाओं के लिए सामाजिक अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। पहला है खोज विधि, दूसरा है समस्या समाधान विधि, तीसरा है व्याख्यान विधि और चौथा है कहानी विधि। तो छोटी कक्षाओं के लिए कहा गया है सबसे अच्छी है कहानी विधि। बच्चे कहानी बड़ी रुचि लेकर सुनते हैं। अगला प्रश्न है पाठ्य पुस्तकों का प्रमुख उपयोग है। पहला है गृह कार्य में, दूसरा है शिक्षक का मार्गदर्शन करने में, तीसरा है ए और बी दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पाठ्य पुस्तकों का प्रमुख उपयोग है गृह कार्य में और शिक्षक का मार्गदर्शन करने में, और ए और बी दोनों। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में सामुदायिक स्रोतों में से नहीं है। पहला है स्थानीय पंचायत, दूसरा है शिक्षण अभिभावक संघ, तीसरा है छात्र संघ और चौथा है मजदूर संघ। तो सामुदायिक स्रोतों में जो नहीं है वह पूछा गया है, तो मजदूर संघ नहीं है, बाकी तीनों हैं। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये पेपर था 2013 वाला।
तब इसमें 140 प्रश्न पूछे गए थे। 2013 वाला ये पेपर है। लेकिन जो 2023 में पेपर हुआ है उसमें 150 प्रश्न पूछे गए हैं। तो अब जो पेपर होगा उसमें आपके 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पुराना पेपर था तो इसका मैंने सॉल्यूशन करवा दिया है, सभी प्रश्नों को मैंने हल करवा दिया है। तो किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।